तो यार आज हम बात करने वाले हैं कंप्लायंस और इलास्टिसिटी के बारे में। ठीक है, तो हमारे पास दो टॉपिक होंगे, कंप्लायंस और इलास्टिसिटी। ठीक है, तो सबसे पहले कंप्लायंस देख लेते हैं, कंप्लायंस क्या होता है। ठीक है, तो कंप्लायंस अगर हम सिंपल इसकी डेफिनेशन देखें तो कंप्लायंस इज़ अ मेजर ऑफ स्ट्रेचेबिलिटी। ठीक है, तो जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि हमारे पास रबर बैंड है। ठीक है, तो जैसे कि हम उसे स्ट्रेच करेंगे, ठीक है, तो वो कितनी इजी से स्ट्रेच हो जाएगा। ठीक है, तो कितनी जोर से हम उसे आसानी से खींच सकते हैं। ठीक है, तो वो उसे हम कंप्लायंस कह देते हैं। ठीक है, तो इट इज़ द हाउ इजी वी कैन स्ट्रेच समथिंग, तो दिस इज़ कॉल्ड कंप्लायंस। ठीक है, तो हमारे लंग्स जब एक्सपेंड होते हैं, ठीक है, जब इंस्पिरेशन होगी तो एक्सपेंड होंगे। ठीक है, तो वो भी स्ट्रेच होंगे। ठीक है, तो लंग्स भी रबर बैंड की तरह होते हैं, ये भी बहुत इजीली स्ट्रेच हो सकते हैं। ठीक है, तो कंप्लायंस ये लंग्स की अलग होती है और चेस्ट वॉल की अलग होती है। ठीक है, और इसका सिंपल फॉर्मूला है चेंज इन वॉल्यूम बाय चेंज इन प्रेशर। ठीक है, तो चेंज इन वॉल्यूम बाय चेंज इन प्रेशर। ठीक है, तो अब ये इसमें प्रेशर क्या होता है। प्रेशर अगर तो हम लंग्स की बात करें तो ये ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर होगा, और अगर चेस्ट वॉल की बात करें तो ये ट्रांसथोरेसिक प्रेशर होगा। ठीक है, तो हमें पता लग गया कि लंग्स आर नेचुरली कंप्लायंट। ठीक है, तो ये एक्सपैंड करेंगे, पर इसके साथ ये इलास्टिक भी होते हैं। ठीक है, तो अब इलास्टिसिटी क्या होता है। इलास्टिसिटी इट इज़ जस्ट ऑपोजिट ऑफ द कंप्लायंस। ठीक है, तो जब भी इलास्टिसिटी इट इज़ द रेजिस्टेंस टू द स्ट्रेच रिकॉयल। ठीक है, तो जब भी लंग्स एक्सपैंड करेंगे, ठीक है, तो वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में जाना चाहेंगे। ठीक है, मतलब रिकॉयल करना चाहेंगे। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं इलास्टिसिटी। ठीक है, तो इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द टू द स्ट्रेचेबिलिटी। ठीक है, तो इलास्टिसिटी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंप्लायंस। ठीक है, तो इसका भी फॉर्मूला चेंज इन प्रेशर बाय वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जस्ट हम ऑपोजिट कर देंगे। ठीक है, तो अब ये किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो जैसे कि हम इस फॉर्मूला से देख सकते हैं, कंप्लायंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंप्लायंस। ठीक है, तो जैसे इसे एग्जांपल से समझते हैं, जैसे ये हमारी रबर बैंड है। ठीक है, तो हम इससे जितना ज़्यादा खींचेंगे, स्ट्रेच करेंगे, ठीक है, तो इसकी वॉल्यूम बढ़ेगी, और वही हम कह सकते हैं कि वो अगर उसकी वॉल्यूम ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा कंप्लायंस होगा। ठीक है, तो यही हम इसमें कह सकते हैं कि, और अगर हम इसके केस में देखें, ठीक है, तो इलास्टिसिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू द वॉल्यूम। ठीक है, जैसे हम जितनी इसकी जिस चीज़ को हम जितना ज़्यादा स्ट्रेच करेंगे, ठीक है, तो उसकी वॉल्यूम बढ़ेगी, और कंप्लायंस उसकी ज़्यादा होगी, तो इनडायरेक्टली हमारी इलास्टिसिटी भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों फैक्टर्स हमारे कंप्लायंस और इलास्टिसिटी हो गए। तो यार अब हम देखते हैं कि हमारी कंप्लायंस नॉर्मली किन किन फैक्टर्स पर इफेक्ट होती है। ठीक है, तो हमारे पास तीन इफ़ेक्ट्स होते हैं जो हमारी कंप्लायंस को इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इलास्टिसिटी ऑफ लंग्स, इलास्टिसिटी ऑफ चेस्ट वॉल, और थर्ड होता है हमारा सरफेस टेंशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम इलास्टिसिटी ऑफ लंग्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो हमारे लंग्स होते हैं, ठीक है, तो वो बहुत कंप्लायंट होते हैं, मतलब वो इजीली स्ट्रेच आउट हो सकते हैं। ठीक है, और इनमें राइट अमाउंट की इलास्टिसिटी होती है। ठीक है, तो जब हम इंस्पिरेशन करते हैं तो ये आराम से स्ट्रेच हो जाते हैं, और जब हमें एक्सपायरेशन करनी होती है, ठीक है, तो राइट अमाउंट की इलास्टिसिटी होने की वजह से ये अपने आप ही डिफ्लेट हो जाते हैं। ठीक है, तो कंप्लायंस ऑफ लंग अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू इलास्टिसिटी ऑफ लंग। तो इनमें एक डायनामिक इंटरप्ले होता है जो कि हमारी नॉर्मल फिजियोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, पर कई केसेस में हमारा कंप्लायंस बढ़ सकता है लंग्स का, या हमारी इलास्टिसिटी बढ़ सकती है। ठीक है, तो हम वो देख लेते हैं कि किन किन केसेस में किस पैथोलॉजी में हमारी कंप्लायंस बढ़ती है और इलास्टिसिटी बढ़ती है। ठीक है, तो पल्मोनरी फाइब्रोसिस में हमारी इलास्टिसिटी मोर देन अबव हो जाती है। ठीक है, नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो अब पल्मोनरी फाइब्रोसिस क्या होता है। ठीक है, तो जैसे कि
जब हम हमारी ओल्ड एज हो जाती है, ठीक है, जब हम ओल्ड हो जाते हैं तो हमारे लंग्स में फाइब्रस टिश्यू की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। when someone develops lots of fibrous tissue around the lungs during the old age, ठीक है। तो अब ये फाइब्रस टिश्यू क्या करेगा, इट डज नॉट वांट टू बी स्ट्रेच, ठीक है। तो जैसे ये एक 60 ईयर्स ओल्ड के लंग्स हैं, ठीक है, तो इनमें क्या होता है, हमारे स्कार टिश्यू या हम जिसे फाइब्रस टिश्यू कह देते हैं, ठीक है, हमारे पल्मोनरी फाइब्रोसिस में ये बढ़ जाता है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, इससे हमारी कंप्लायंस कम हो जाती है और इलास्टिसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो जब जब भी हम इंस्पिरेशन करेंगे, ठीक है, तो हमारे लंग्स तो आराम से स्ट्रेच हो जाएंगे, ठीक है, मतलब स्ट्रेच कम होंगे, पर इलास्टिसिटी बढ़ने से वो रिकॉइल ज़्यादा करेंगे, ठीक है। तो लंग विल वांट टू रिकॉइल मोर, सो हार्ड टाइम वी हैव हार्ड टाइम डिफ्लेटिंग देम, ठीक है। तो ये किन किन केसेस में होता है, रेस्ट्रिक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर्स में, ठीक है। तो ये सारी इनकी कैटेगरी आ जाती है, ठीक है। रेस्ट्रिक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर में हमारी इलास्टिसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो यार पल्मोनरी फाइब्रोसिस में क्या होगा, हमारी इलास्टिसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है, जिससे कि कंप्लायंस कम हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे लंग्स क्या करेंगे, ये ज़्यादा रिकॉइल करना चाहेंगे, ठीक है, मतलब हम उन्हें इन्फ्लेट कम कर सकेंगे, ठीक है। इंस्पिरेशन के टाइम वो इन्फ्लेट कम होंगे और डिफ्लेट ज़्यादा होंगे, जिससे क्या होगा, ये ज़्यादा रिकॉइल करेंगे। और इससे इसे हम किस कैटेगरी में डाल सकते हैं, इट इज़ अमंग द कैटेगरी ऑफ रेस्ट्रिक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर्स, ठीक है। तो पल्मोनरी फाइब्रोसिस में हमारी इलास्टिसिटी बढ़ जाएगी। और अब दूसरा केस देख लेते हैं जिसमें हमारे कंप्लायंस बढ़ जाता है, ठीक है। तो एम्फीसीमा एक डिजीज़ होता है, ठीक है, लंग्स का, जिसमें जैसे कि हमारे लंग्स में आर लंग्स हैड लार्ज सरफेस एरिया, ठीक है। और वो लार्ज सरफेस एरिया किस वजह से होता है, जो ये हमारे एल्वोलाई होते हैं, ठीक है, दिस इज कॉल्ड यूनिट ऑफ रेस्पिरेशन। तो इनकी वजह से हमारा लार्ज सरफेस एरिया होता है, ठीक है। पर एम्फीसीमा में क्या होगा, ठीक है, जो हमारे न्यूट्रोफिल्स होते हैं, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वो इलास्टेज एंजाइम को खाना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो इलास्टेज एंजाइम एक्टिवेट हो जाएंगे, जो कि क्या करेंगे, हमारे इलास्टिक टिश्यू को ब्रेक करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो इलास्टिक टिश्यू होता है, ठीक है, तो इसे ब्रेक करना शुरू कर देंगे, जिससे क्या होगा, जब इलास्टिक टिश्यू नहीं रहेगा तो हमारी इलास्टिसिटी कम हो जाएगी। और अगर इलास्टिसिटी कम हो गई तो ऑटोमेटिकली कंप्लायंस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अब कंप्लायंस बढ़ गया तो क्या होगा, ठीक है, लंग्स लॉट ऑफ जब एयर इन लेंगे, ठीक है, तो वो हमारे एक्सपैंड तो हो जाएंगे, ठीक है, पर इलास्टिसिटी कम होने की वजह से वो डिफ्लेट नहीं होंगे, ठीक है, मतलब एक्सपायरेशन में डिफ़िकल्टी आएगी, क्योंकि अब वो रिकॉयल बैक नहीं करना चाहेंगे, ठीक है। तो एक्सपायरेशन में डिफ़िकल्टी होगी क्योंकि हमारी इलास्टिसिटी कम होगी, तो लंग्स स्नैप बैक डिफ़िकल्ट करेंगे, ठीक है। तो हमने ये दोनों देख लिए, एम्फाइसीमा में हमारी इलास्टिसिटी कम हो जाती है और कंप्लायंस बढ़ जाती है, और पल्मोनरी फाइब्रोसिस में हमारी कंप्लायंस बढ़ जाती है और इलास्टिसिटी कम हो जाती है। तो यार अब हम हमारी सेकंड सिचुएशन देख लेते हैं, ठीक है, जो कि हमारी इलास्टिसिटी ऑफ लंग्स है, ठीक है। तो ये हमारी कंप्लायंस और इलास्टिसिटी को कैसे इफेक्ट करती है। तो जैसे कि हमें पता है यार, जो हमारे लंग्स होते हैं, ठीक है, तो वो एक्सपैंड होना चाहेंगे, और जो हमारी चेस्ट वॉल है, ठीक है, तो वो उन्हें इनवर्ड मूवमेंट करवाएगी, ठीक है। तो ये दोनों एक डायनामिक इंटरप्ले में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो हमारी जो चेस्ट वॉल की इलास्टिसिटी है, ठीक है, वो इज़ इक्वल टू हमारी कंप्लायंस होगी, पर ये दोनों डायनामिक इंटरप्ले में रहते हैं, ठीक है। तो अब हम इसकी पैथोलॉजी देख सकते हैं कि जैसे कि कुछ डिजीज़ होती हैं, जैसे एनकाइलोसिस, स्पॉन्डिलाइटिस, काइफोसिस, स्कोलियोसिस, ठीक है। तो स्कोलियोसिस तो जब हम हमारी स्पाइन की शेप एबनॉर्मल हो जाती है, ठीक है। और काइफोसिस और स्पॉन्डिलाइटिस में क्या होता है, हमारी जो चेस्ट वॉल होती है, ठीक है, तो हम ऐसे हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारी पोजीशन ऐसे हो जाती है, ठीक है, चेस्ट वॉल हमारी हंच हो जाती है, या हमें हमारी चेस्ट वॉल बेंड ओवर हो जाती है, ठीक है।
तो इससे क्या होगा, जब हम ऐसे पोजीशन में रहेंगे तो उससे हमारी कंप्लायंस कम हो जाएगी, क्योंकि अब ऐसे हम अगर ऐसे हो गए तो हम इंस्पिरेशन आप करके देखें, ठीक है, इंस्पिरेशन बहुत मुश्किल हो जाती है, ठीक है। तो हम एयर को इन नहीं ले जा सकते, ठीक है, जिससे कि हमारी कंप्लायंस कम हो जाती है, ठीक है। तो इसमें इलास्टिसिटी सेम ही रहती है, ठीक है, इलास्टिसिटी का इसमें कोई इफेक्ट नहीं होता, बस हमारी कंप्लायंस कम हो जाती है, तो हम इंस्पिरेशन में हमें डिफ़िकल्टी आती है, ठीक है। और एक और वजह से हो सकता है, जब किसी भी पेशेंट की जब एज बढ़ती है, ठीक है, तो उससे क्या होता है, हमारे रिब्स और कार्टिलेज की ओसिफिकेशन होने लग जाती है, ठीक है, तो उससे भी हमारी कंप्लायंस कम हो जाती है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि जब इन्हेलेशन नहीं हुई तो हमारे चेस्ट वॉल और लंग्स एक्सपैंड नहीं करेंगे, ठीक है, तो इससे चेस्ट वॉल इज़ नॉट एक्सपेंडिंग, तो इससे हमारी कंप्लायंस कम हो जाती है, ठीक है। तो यार अब लास्ट में सरफेस टेंशन देख लेते हैं, ठीक है। तो ये कंप्लायंस और इलास्टिसिटी को कैसे इफ़ेक्ट करती है, ठीक है। तो सबसे पहले सरफेस टेंशन होता क्या है, ठीक है। तो जो हमारे एल्वोलाई होते हैं लंग्स में, ठीक है, तो उनके बीच में एक वाटर की लेयर होती है, ठीक है, तो वो ये एयर के साथ इंटरेक्ट करती है, ठीक है। तो ये वाटर लेयर होगी और ये एयर होगी, ठीक है। तो एल्वोलाई विद इट्स वाटर लेयर इंटरेक्ट विद एयर एंड इट डेवलप्स ए टेंशन। तो इसकी वजह से क्या होगा, इन दोनों की वजह से ये एक टेंशन प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है, वाटर और एयर के इंटरफेस पे, ठीक है, यहाँ पर। तो ये क्या करेगी, एल्वोलाई को श्रिंक करने की कोशिश करेगी, ठीक है। अगर सरफेस टेंशन बढ़ती है तो एल्वोलाई हमारे श्रिंक होना चाहेंगे, और अगर ये श्रिंक होंगे, ठीक है, ये हमारे पास लाखों की तादाद में होते हैं, ठीक है, लंग्स में। तो ये अगर कोलैप्स होंगे, ठीक है, तो हमारे लंग्स भी कोलैप्स होना चाहेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारे एल्वोलाइज स्मॉल हो जाएंगे, ठीक है। अब हमारे लंग्स डिफ्लेट होने लग गए, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, हमारी इनहेलेशन में रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, ठीक है। तो हम एयर को सेकेंड अंदर ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमारी जो एल्वोलाई हैं, ठीक है, वो स्मॉल हो रहे हैं, कोलैप्स हो रहे हैं, किसकी वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से, ठीक है। तो अब इसकी पैथोलॉजी देख लेते हैं, ठीक है। तो कई इन्फेंट्स में उनमें एक प्रोटीन लिपिड कॉम्प्लेक्स नहीं होता, सरफेक्टेंस। तो सरफेक्टेंट का मेन फंक्शन क्या होता है, सरफेस टेंशन को रिड्यूस करना, ठीक है। तो अब जब न्यू बॉर्न बेबी पैदा होता है तो कई बार उसमें ये सरफेक्टेंट प्रोड्यूस नहीं होता, ठीक है, तो जिसे हम कह देते हैं इन्फेंट रेस्पिरेटरी स्ट्रेस सिंड्रोम। तो इससे क्या होगा, ठीक है, अगर बेबी बिना सरफेक्टेंट्स के पैदा होता है, ठीक है, तो उसकी सरफेक्टेंट के बगैर सरफेस टेंशन बढ़ जाएगी, उससे क्या होगा, कंप्लायंस कम हो जाएगा, ठीक है। और कंप्लायंस कम हो जाएगा तो लंग्स एक्सपैंड नहीं कर पाएंगे, एक्सपैंड नहीं कर पाएंगे तो हमें लंग्स को ज़्यादा कम करना पड़ेगा, वर्कलोड ऑफ ब्रीदिंग बढ़ जाएगा, और इंस्पिरेशन की प्रोसेस कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी इन्फेंट रेस्पिरेटरी स्ट्रेस सिंड्रोम हो गया, ठीक है। तो इसीलिए कई बार आपने देखा होगा बच्चों को वेंटिलेटर पे रखा जाता है ताकि ये वर्क डन रिड्यूस हो सके, ठीक है। तो अगर अब नॉर्मल केसेस में क्या होता है, ठीक है, तो नॉर्मल बेबीज़ में हम सब में सफिशेंट सरफेक्टेंट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो सरफेक्टेंट क्या करेगा, सरफेस टेंशन का रिड्यूस करेगा, कंप्लायंस बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इंस्पिरेशन की प्रोसेस रिस्टोर हो जाएगी और हमारा वर्कलोड कम हो जाएगा, ठीक है। तो सरफेक्टेंट की वजह से हमारे लंग्स एक्सपेंड करना चाहेंगे, ठीक है। तो ये हमारा सरफेस तो यार अब लास्ट में हम बात करते हैं न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम्स में, ठीक है। तो न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम्स कैसे हमारे इलास्टिसिटी और कंप्लायंस को इफेक्ट कर सकती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, तो हमें एक डिजीज़ होती है एमायोट्रोफिक लेटरल स्कोलियोसिस, ठीक है, जिसे हम ALS कह देते हैं। तो ये क्या करती है, हमारे न्यूरॉन्स को डिस्ट्रॉय कर देती है, ठीक है। तो जैसे कि ये हमारे ब्रेन्स में न्यूरॉन्स भेज रहा है, ठीक है, हमारे मसल्स को, तो ये क्या करेगा, जो न्यूरॉन्स जब ये डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, ठीक है, तो अब
मसल्स को एक्सटर्नल पोटेंशियल नहीं मिलेगा, तो जिसके कारण हमारी ये दोनों मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, तो इंस्पिरेशन प्रोसेस नहीं होगी, जिससे कि हमारी कंप्लायंस कम हो जाएगी, तो लंग्स एक्सपैंड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और अगर हमारा डायफ्राम या हमारे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल किसी तरह पैरालाइज या इंजर्ड हो जाते हैं, ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, तो उसके कारण हमारी इंस्पिरेशन प्रोसेस फिर नहीं होगी, ठीक है, लंग्स फिर से एक्सपैंड नहीं करेंगे, ठीक है, इंस्पिरेशन की प्रोसेस नहीं होगी, क्योंकि हमारा जो डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल होते हैं, ठीक है, ये हमारे जो स्टर्नम होता है और जो रेब्स होते हैं, ठीक है, इनकी बकेट हैंडल मूवमेंट, आउटवर्ड मूवमेंट करवाते हैं, ठीक है, तो जिससे कि हमारी लंग्स एक्सपैंड होगी, ठीक है। तो अब ये हमारे लंग्स एक्सपैंड नहीं होंगे और हमारी कंप्लायंस कम हो जाएगी, ठीक है। तो यार अब हम कुछ और डिजीज़ की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि क्रोनिक ब्रोंकाइटिस या सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या होता है, ठीक है, तो हमारे जो ब्रोंकियोल्स होते हैं, ठीक है, इनमें म्यूकस अक्यूमुलेट होने लग जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर म्यूकस बढ़ जाता है, तो इससे क्या होगा, जो हमारी एयर है, ठीक है, तो वो अंदर नहीं जा पाएगी, ठीक है, हमारे एल्वेलर तक नहीं पहुँच पाएगी, ठीक है। तो अब ब्रोंकाइटिस में क्या होता है, ठीक है, म्यूकस भर गया ब्रोंकियोल्स में, तो एल्वेलाई के पास एयर नहीं जाएगी, ठीक है, तो अगर एल्वेलाई एक्सपैंड नहीं होंगे तो लंग्स की एक्सपेंशन कम हो जाएगी, जिससे कि ऑटोमेटिकली इंस्पिरेशन कम हो जाएगी और कंप्लायंस कम हो जाएगा, ठीक है। तो अब दूसरा डिजीज़ देख लेते हैं, न्यूमोथोरैक्स। तो इसमें क्या होता है, ठीक है, सपोज ये हमारे लंग्स हैं, ठीक है, तो अगर हमें मान लो कोई गोली लगती है या हमारे लंग पंक्चर हो जाते हैं, ठीक है, किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट से हमें इंजरी हो जाती है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो ये पंक्चर हो गए, ठीक है, तो आउटसाइड जो एयर होगी, ठीक है, तो वो हाई प्रेशर में है और इनसाइड हमारा लो प्रेशर हो जाएगा, ठीक है, तो एयर फ्रॉम आउटसाइड इट विल रश इनटू द प्लूरल कैविटी, तो एयर बाहर से प्लूरल कैविटी में आ जाएगी, ठीक है, तो ये प्लूरल कैविटी में एयर अक्यूमुलेट होने लग जाएगी, और हमारे यहाँ पर पल्मोनरी कैपिलरीज भी होती हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा, जब ये रेपच्चर हो जाती हैं, ठीक है, तो इनसे भी जो हमारा ब्लड होता है तो वो प्लूरल कैविटी में एक्यूमुलेट होने लग जाता है, ठीक है, तो जब एयर एक्यूमुलेट होने लग जाती है किसी इंजरी की वजह से, तो हम उसे न्यूमोथोरैक्स कहते हैं। जब ब्लड एक्यूमुलेट हो जाता है किसी वजह से, व्हेन पल्मोनरी कैपिलरी लीक इनटू द प्लूरल कैविटी, तब हम उसे हीमोथोरैक्स कहते हैं। तो अब जब ये दोनों हो जाते हैं, ठीक है, तो अब उसे हम एटिलैक्टेसिस कहते हैं, ठीक है। तो अब ये दोनों क्या करेंगे, ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारी प्लूरल कैविटी में इंट्रा प्लूरल प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि फ्लूइड स्टार्ट्स अक्यूमुलेटिंग इन दिस एरिया, ठीक है, तो इससे क्या होगा, इंट्रा प्लूरल प्रेशर बढ़ेगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो अब पॉजिटिव प्रेशर का क्या मतलब होता है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, हमारे लंग्स को इनवर्ड मूवमेंट करवाएगा, ठीक है, तो लंग्स हमारे इनवर्ड को पुश होने लग जाएंगे, ठीक है, तो जिससे क्या होगा, लंग्स की कोलैप्स होने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी और अल्टीमेटली हमारे कंप्लायंस कम हो जाएगा, ठीक है।